हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के सेशन पे हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो विदेशी विनिमय होता है उसका संचय किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है जो जीएसटी है उसका प्रधान कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। जीएसटी काउंसिलिंग का प्रधान होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो सहकारी बैंक होते हैं ये 3 स्तरीय होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो ग्राम स्तर पे होगा आपका प्राथमिक कृषि साख समिति, जिला स्तर पर होगा आपका केंद्रीय बैंक, और राज्य स्तरीय पे होगा आपका एपेक्स बैंक। ठीक है, ये 3 स्तरीय होते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम जो आने वाला है 15 अक्टूबर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है साख समितियों का ढांचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, जो नगद आरक्षित अनुपात है उसको CRR बोलते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई के पास, उनको अपनी जमा राशि का एक निर्धारित भाग जमा रखना पड़ता है आरबीआई के पास, है ना। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अगर CRR अगर इसमें वृद्धि होती है तो क्या होगा। देखिए, अगर इसकी वृद्धि हो गई तो जो आरबीआई है उसके पास अपने को ज्यादा अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अगर CRR में अगर कमी होती है तो जो आरबीआई के पास जो वाणिज्य बैंक है वो अपना जो निर्धारित राशि है उनको कम जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए, जो धन आपूर्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है और जो उत्पादन है उसमें गिरावट आ जाती है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति होती है उसी के अपोजिट अगर अपस्फीति होगा तो उसमें क्या है, धन में आपूर्ति जो रहेगी कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो उत्पादन है उसमें क्या है, वृद्धि हो जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भूरी क्रांति संबंधित है। आपको बताना है इनमें से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद के उत्पादन से। ठीक है, जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक और जो खाद होता है खेतों में जो दिया जाता है उसके उत्पादन से संबंधित है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। जो दूध के उत्पादन है ये आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से। ठीक है, उसी प्रकार से जो मछली के उत्पादन है वो आपका आ जाएगा नीली क्रांति। ठीक है, और जो अंडे का उत्पादन है वो आपका हो जाएगा रजत क्रांति। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति, दूसरा हो जाएगा आपका भूरी क्रांति, तीसरा आपका हो जाएगा नीली क्रांति, और जो चौथा हो जाएगा आपका रजत क्रांति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। ठीक है, देखिए, जो संपत्ति कर होता है और जो उत्पाद शुल्क होता है, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष है जिसको अपन देख नहीं पाते, अपने को ही पे करना रहता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। साथ ही साथ और कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है वो भी देख लेते हैं अपन। देखिए, जो सेवा कर है वो भी आपका अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर हो गया आपका, खनन खनिज राजस्व हो गया, मनोरंजन कर हो गया, विद्युत कर हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिफेन वस्तुएं होती हैं। आपको बताना है गिफेन वस्तु किनको बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, जो वृद्धि है रेट में वो भी बढ़ेगी, साथ साथ जो मांग है उसकी वो भी बढ़ जाएगी, वो कहलाएगी आपकी गिफिन वस्तुएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जेंडर बजटिंग भारत में कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2005 से 2006 में जो जेंडर बजटिंग है वो भारत में लाया गया था। ठीक है, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो वित्त मंत्री थे वो पी चिदम्बरम थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि उस टाइम पीएम कौन थे और जो वित्त मंत्री वो कौन थे देश के। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है। आपको बताना है जो भारतीय रिजर्व बैंक है किसको ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो ऋण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, नाबार्ड में भारत सरकार का भाग लगभग कितना प्रतिशत है। आपको बताना है भारत सरकार का हिस्सा कितना है नाबार्ड में। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99%। जो भारत सरकार का जो हिस्सा है नाबार्ड में 99% है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। देखिए जो नाबार्ड की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 1982 में। ठीक है, 1982 में बना था नाबार्ड। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वो आपसे पूछ लेता है, इसका मुख्यालय है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि। ये इसका सबसे उपयुक्त मापदंड माना गया है आर्थिक विकास को मापने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनन उत्खनन को। देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपका आ जाता है फसलें आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, वन उपज आ जाता है, मछली उद्योग आ जाता है और खनन उत्खनन आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जो विनिर्माण हो गया आपका, गैस जल आपूर्ति हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके आएंगे आपके सेकंड क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, देखिए इसके पहले देखिए जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये 2018 तक राष्ट्रीय आय की गणना करता था। 2018 के बाद आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको बोलते हैं एनएसओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, मानव विकास सूचकांक का संबंध है। आपको बताना है इनमें से किससे संबंधित है ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए जो मानव विकास सूचकांक है ये आपका देखिए सामाजिक से भी होगा, आर्थिक से भी होगा, शैक्षणिक से भी होगा और स्वास्थ्य के साथ भी संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है ये सब व्यापम में बार बार पूछे गए हैं, पीएससी में पूछा गया है, तो ये जितने भी एमसीक्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके प्रैक्टिस करते जाइए, आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और वीडियो के साथ साथ अपने भी आंसर लगाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अदृश्य बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। आपको बताना है कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, उसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र में क्यों दिखाई देती है, देखिए जो कृषि का कार्य होता है वहां पे देखिए अगर 100 लोग की जरूरत है लेकिन वहां पे 200 लोग काम कर रहे हैं, काम उतना ही हो रहा है लेकिन 100 लोग एक्स्ट्रा है, तो ये जो 100 लोग हैं उनका जो रोजगार है, जो प्रोडक्ट उत्पादन है उसमें उसकी उत्पादकता 0 है, तो इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना अवधि में की गई थी। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपका पता है 1982 में, है ना। इसका कार्यालय होता है कहां, मुंबई महाराष्ट्र में। अपन पहले भी देखे थे इसका क्वेश्चन। चलिए आगे चलता है। निम्नलिखित में से क्या बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स वक्र, जो आपको बताता है बेरोजगारी मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देख लेते हैं। जो गिनी गुणाज और लॉरेंज कर्व है ये आपको बताता है जो आय में विषमता है इसके बारे में बताता है आपको गिनी गुणाज और लॉरेंज वक्र। ठीक है, और देख जो लेफर वक्र है ये आपको बताता है कर की दर को, साथ ही साथ जो कर राजस्व है उसके बीच के संबंध को बताता है आपका लेफर वक्र। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन कोर सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है? आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। ये कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, देखिए कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं आपके? कोयला हो गया, लौह इस्पात हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ये आपके आएंगे कोर सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, रेपो रेट वह दर है, आपको बताना है इनमें से क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचता है। देखिए जो आरबीआई होता है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको क्या करेगा, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको बेचता है, और जो प्राइवेट बैंक है उससे क्या करता है, ये ऋण उधार लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब रिवर्स रेपो रेट पूछेगा आपसे तो इसमें क्या करेगा, जो आरबीआई होता है, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक है उनको क्या करता है, ये ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऋण प्रदान करेगा, और वो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो क्या करेगा, इनसे खरीदेगा रिवर्स रेपो रेट में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आरबीआई का देखिए जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछता है, जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय भी पूछता है, कहां पे है मुख्यालय, तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, शेयर मार्केट। जो बुल और बियर हो गया ये आपके जुड़े होते हैं शेयर मार्केट से। देखिए आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार व्यापम रिपीट करता है, तो बार बार वीडियो को देखिए। आप 102 बार देखेंगे तो आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।